हमारे भारतीय संविधान में ना एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए एक अदृश्य कवच मतलब एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। तो आज हम इसी शक्तिशाली रक्षक अनुच्छेद 13 को समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई सरकार या संसद ऐसा कानून बना सकती है जो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स ही छीन ले? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, असल में उतना ही गहरा है और हमारे लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी गहरे सवाल का जवाब छिपा है संविधान के अनुच्छेद 13 में। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों का वो शक्तिशाली गार्ड है जो पक्का करता है कि ये अधिकार सिर्फ कागजों में ही न रह जाएं। तो सवाल ये है कि अनुच्छेद 13 आखिर काम कैसे करता है। इसका तरीका ना बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह से टाइम में दो दिशाओं में देखता है, एक संविधान बनने से पहले के कानूनों की तरफ और दूसरा संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानूनों पर। देखिए, अनुच्छेद 13 की खूबी इसके दो हिस्सों में है। एक है अनुच्छेद 13(1) जो अतीत को देखता है। ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई भी कानून अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो उस हद तक बेअसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 13(2) हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। ये सरकार पर एक तरह की रोक लगाता है कि वो कोई भी ऐसा नया कानून बना ही नहीं सकती जो इन अधिकारों को कम करे या छीने, और अगर ऐसा कोई कानून बना दिया तो वो भी अवैध होगा। अच्छा, यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है। जब हम ये कहते हैं कि कोई विधि यानी कि लॉ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो इस विधि शब्द में आखिर आता क्या है? संविधान ने इसे बहुत साफ साफ बताया है। अनुच्छेद 13(3)(3) के हिसाब से विधि का मतलब सिर्फ संसद का पास किया हुआ कानून नहीं है। नहीं, इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऑर्डिनेंस, सरकारी आदेश, नियम और यहाँ तक कि वो परंपराएं या रीति रिवाज भी शामिल हैं जिन्हें कानूनी मान्यता मिली हुई है। मतलब इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। लेकिन इस बड़ी सी परिभाषा में दो बहुत महत्वपूर्ण अपवाद हैं जो इसे काफी दिलचस्प बना देते हैं। पहला, पर्सनल लॉ मतलब धर्म पर आधारित जो व्यक्तिगत कानून होते हैं, और दूसरा अनुच्छेद 368 के तहत होने वाले संविधान संशोधन। इन दोनों को विधि नहीं माना जाता और यही बात कई बड़ी बड़ी कानूनी बहसों की जड़ रही है। तो जब कोई कानून मौलिक अधिकारों के रास्ते में आ जाता है तो हमारी अदालतें करती क्या हैं? क्या वो पूरे के पूरे कानून को ही खत्म कर देती हैं? यहीं पर न्यायपालिका के कुछ स्मार्ट टूल्स काम आते हैं। इनमें से पहला है पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी कहते हैं। ये सिद्धांत सीधे अनुच्छेद 13 के शब्दों से ही निकल कर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कानून का सिर्फ एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो पूरे कानून को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत सिर्फ उस गलत हिस्से को ही शून्य घोषित कर देगी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक फल है जिसका एक छोटा सा हिस्सा सड़ गया है। तो आप पूरा फल तो नहीं फेंकते हैं ना, आप क्या करते हैं? बस उस खराब हिस्से को काटकर अलग कर देते हैं और बाकी फल का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी न्यायपालिका भी कानूनों के साथ बिल्कुल यही करती है। अब आते हैं दूसरे न्यायिक टूल पर, आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये खास तौर पर उन पुराने कानूनों के लिए है जो संविधान लागू होने से भी पहले से चले आ रहे थे। ये सिद्धांत कहता है कि जो पुराने कानून मौलिक अधिकारों से टकराते हैं वे मरते नहीं हैं, बस सो जाते हैं। मौलिक अधिकार उन पर एक ग्रहण की तरह, एक पर्दे की तरह छा जाते हैं जिससे वे इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब वो कानून की किताबों में तो रहते हैं पर उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अगर भविष्य में संविधान में कोई बदलाव करके उस मौलिक अधिकार को हटा दिया जाए जिससे टकराव था, तो वो सोया हुआ पुराना कानून फिर से जाग सकता है और लागू हो सकता है। ये सिद्धांत भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक मामले से स्थापित हुआ था। हमारा जो आखिरी सिद्धांत है वो एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल से जुड़ा है। क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने मौलिक अधिकार छोड़ सकता है? इसी का जवाब देता है अधित्याग का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। और जवाब एकदम साफ है, नहीं। कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे समानता का अधिकार नहीं चाहिए या मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वेश्वरनाथ और ओल्गा टेलिस जैसे मामलों में ये साफ किया है कि मौलिक अधिकार कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं है जिसे कोई जब चाहे छोड़ दे।
ये अधिकार तो लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखने के लिए एक पब्लिक पॉलिसी के तौर पर दिए गए हैं। ये बिल्कुल उस टिकट की तरह है जिस पर लिखा होता है नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब ना तो आप इसे किसी और को दे सकते हैं और ना ही इसे छोड़ सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, अनुच्छेद 13 ये पक्का करता है कि मौलिक अधिकार ही सबसे ऊपर हैं, कोई भी कानून उनसे बड़ा नहीं। दूसरी, ये अतीत और भविष्य दोनों के कानूनों पर अपनी नज़र रखता है। और तीसरी, न्यायपालिका के पास इन अधिकारों की रक्षा के लिए पृथक्करण, आच्छादन और अधित्याग जैसे बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि पर्सनल लॉ को अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाता, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों को चलाने वाले ये धार्मिक कानून समानता जैसे मौलिक अधिकारों की कसौटी से भी ऊपर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सीधे सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस से जुड़ता है और जिस पर आज भी हमारे देश में चर्चा जारी है।